शायद प्रोबेबली, आई डोंट नो, अभी मैं भी भूल गया हूँ कितना लेक्चर चल रहा है, बट कुछ नया सीखने वाला है उतना मैं बोल सकता हूँ। क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। हम नया सीखने वाले हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व P&L, trade payable. Trade payable means creditor. Then we have fixed asset. We have 8,000 shares. Trade receivable, stock, bank. 1st April 15, opening balance in subsidiary general reserve and P&L. The shares are acquired. बैलेंस शीट की डेट है March 16, so 3 months, April, May, June, 3. Final dividend for last year, interim dividend for current year. 1 December, subsidiary sold goods costing 1,20,000 to holding at a sale value of 2,00,000. Half the goods are lying unsold with H. Trade receivable include 1,00,000 due from H. Trade payable of H includes 1,00,000 due to S. Prepare consolidated balance sheet. बहुत अच्छा है, हम कुछ नए एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले क्या आप फोटो निकाल के रख लेना चाहते हैं? क्या आप क्वेश्चन का फोटो निकाल के रख लेना चाहते हैं? क्वेश्चन का फोटो निकाल के रख दो। मैं भी कर रहा हूं, बिकॉज यू विल रिक्वायर क्वेश्चन, फिर हम लोग कभी बाद में आ ना पाए क्वेश्चन पर। क्या चक्कर है? समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो मोबाइल देना चाहिए। फोटो क्यों नहीं आ रहा है, समझ भी नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ माय मोबाइल। चलिए शुरू करें। चलो पहला लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आज समझाने वाला हूं। कुछ बहुत सारी बातें सीखनी है कि अभी सिखा दूं मैं। सुनना, हमने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन में से अबनॉर्मल लॉस अभी कभी भी आया नहीं है, अबनॉर्मल गेन कभी भी आया नहीं, आगे आएगा, एंड डिविडेंड, ये 3 एडजस्टमेंट छोड़ दो, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करना है। दिस विल डिस्कस व्हाइल एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल, बट फॉरगेटिंग abnormal loss, abnormal gain and abnormal dividend, ये 3 छोड़ के मुझे बाकी की सब एडजस्टमेंट समझ के उसकी तैयारी करके रखनी है। आई रिपीट, हम क्वेश्चन रीड करेंगे, abnormal loss, abnormal gain and dividend, 3 एडजस्टमेंट विल लीव आउट, हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट वो छोड़ के सब एडजस्टमेंट डिस्कस करना जरूरी है। लेट्स सी। सो ये है ओपनिंग P&L, ठीक है। शेयर्स अक्वायर्ड, ओके। डिविडेंड मैंने बोला लास्ट में डिस्कस करते हैं, बट व्हाट अबाउट द एडजस्टमेंट 3, 4, 5, वो मुझे समझ के रखना होगा। क्लियर? तो मेरी बात सुनो। आई रिपीट, व्हाट डिड आई से? मुझे बताइए मैंने क्या बोला। हम क्वेश्चन रीड करने का, और बताओ क्वेश्चन में से अंश, तनिष्क बताओ, विच एडजस्टमेंट आई शुड नॉट टच। स्टार्टिंग में कौन सी एडजस्टमेंट को हम हाथ नहीं लगाएंगे? बताइए, कौन सी एडजस्टमेंट को हाथ नहीं लगाएंगे, बोलो। अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन एंड डिविडेंड, वो छोड़ के सब एडजस्टमेंट मुझे समझ के रखना है, ठीक है। तो आप लोग भी स्टार्ट करो। सबसे पहला आप लिखो, क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट,
कौन सी डेट पर? 1715। बताओ एच में कितना शेयर अक्वायर किया? 8000 आउट ऑफ सब्सिडरी का कितना? 10,000 है ना, 100 ईच वाले, 10 लाख को डिवाइड करो 100, 10,000 शेयर। सो लिखो ऑन 1 जुलाई एच लिमिटेड अक्वायर्ड, क्या आप लिखो 8,000 out of 10,000 shares, that is 80% and 20% minority। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। ऑन 1 जुलाई एच लिमिटेड अक्वायर्ड, आगे जाता हूं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड एडजस्टमेंट डिविडेंड, आई टोल्ड यू हम हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे थर्ड एडजस्टमेंट रीड करो। ऑन 1 December subsidiary sold goods of 120 at a sale value of 2 lakh, half of these goods are lying unsold with the holding। ये हम पहली बार लर्न कर रहे हैं। लिखना बंद, अटेंशन हियर, लिखना बंद। इसकी थियरी नोट जो बोलता हूं ना, जो भी मैं एडजस्टमेंट समझाता हूं ना, उसकी थियरी नोट्स आज मैं पीडीएफ दे देगा, आप नोटबुक में लिख लेना, बिकॉज टू सेव टाइम मैं नहीं लिखाने वाला हूं। अब लिखना बंद। अब मैं जो एडजस्टमेंट समझा रहा हूं वो है इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑफ स्टॉक। आप लिखना मत, हम पहली बार कर रहे हैं। इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑफ स्टॉक, सुनना, मीनिंग समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जनरल बात बोल रहा हूं। मेनी ए टाइम व्हाट हैपेंस, सपोज होल्डिंग कंपनी ने बाजार से 1 लाख का गुड्स परचेस किया, होल्डिंग कंपनी परचेस द गुड्स ऑफ 1 लाख एंड सोल्ड टू एस लिमिटेड फॉर 1,50,000। बात समझ में आया? मेनी ए टाइम व्हाट हैपेंस, होल्डिंग कंपनी ने 1 लाख का गुड्स परचेस किया फ्रॉम मार्केट एंड सोल्ड टू सब्सिडरी, सब्सिडरी ने पैसे भी दे दिए, ये सब ठीक है, क्योंकि होल्डिंग एंड सब्सिडरी दो अलग कंपनी है, तो ऐसा ट्रांजेक्शन होते रहता है। अब these goods are unsold with subsidiary, ये गुड्स अनसोल्ड विथ सब्सिडरी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, तो ये वाला स्टॉक तो 1,50,000 में आएगा, क्योंकि उन्होंने तो 150 में परचेस किया है, नो प्रॉब्लम। सो सब्सिडरी के इंडिविजुअल स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टॉक 150 में आएगा, करेक्ट, बिकॉज दे पेड फॉर दैट। वापस सुनना, ड्यूरिंग द ईयर गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख was purchased by holding from the market, sold to subsidiary at 150, and the goods are unsold with subsidiary. So subsidiary की बैलेंस शीट में 1,50,000 पर आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरी समस्या कब है पता है? जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगी, कंबाइंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, तब अपना स्टॉक बताए, जो भी स्टॉक होल्डिंग के पास होता है वो आएगा, और सब्सिडरी अपना स्टॉक बताता है। सब्सिडरी का स्टॉक कंबाइंड बैलेंस शीट में 1,50,000 पर आ रहा है। बोलो, आप लोग इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर है, आपको कोई तकलीफ है? याद करिए लास्ट ईयर का डिपार्टमेंटल अकाउंट, याद करिए लास्ट ईयर का डिपार्टमेंटल अकाउंट। एच डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू अनदर डिपार्टमेंट एस, द गुड्स वर अनसोल्ड विथ एस डिपार्टमेंट, तो कंबाइंड बैलेंस शीट में 150 में आ रहा है। आप इंटेलिजेंट ऑडिटर को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ, माइक में बोलो, अरे बोलो ना। नो सर। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि कंबाइंड बैलेंस शीट जो होती है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो एचएनएस एक ही आदमी है, एचएनएस सेम पर्सन, एच भी वही है, एस भी वही है, तो ऑडिटर ऑब्जेक्ट करेगा। ऑडिटर क्या बोलता है? सेम वाला गुड्स ओरिजिनली तो 1 लाख में परचेस हुआ है बाय कंपनी, एचएनएस एक ही आदमी है, वही गुड्स ओरिजिनली कॉस्टिंग 1 लाख, अभी तो 150, स्टॉक इज ओवरवैल्यूड। टेल मी, स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय हाउ मच? ऑडिटर साइन नहीं करेगा, बताइए, स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय हाउ मच?
stock is overvalued by 50,000. That 50,000 is nothing but the profit earned by holding while selling the goods. So ऑडिटर का कहना है कि स्टॉक को डाउन करो, तो टू स्टॉक, पता है ना, टू स्टॉक, स्टॉक को डाउन करो एंड डेबिट कहाँ करेंगे, पीएनएल में, कितना अमाउंट से, 50। ये एंट्री कौन किसके व्यू पॉइंट से पास करनी है, होल्डिंग के व्यू पॉइंट से कि सब्सिडरी के व्यू पॉइंट से, आंसर जिसने प्रॉफिट कमाया है उसके व्यू पॉइंट से। सो होल्डिंग कंपनी ये एंट्री पास करेगी क्योंकि ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। होल्डिंग के पीएनएल में 50 माइनस कर देंगे और ये जो स्टॉक है वहां से 50 माइनस करेंगे, इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या स्टॉक रिजर्व भी बोलते हैं। 50 माइनस करेंगे, आउटसाइड बैलेंस शीट में 1 लाख आएगा, अब ऑडिटर साइन करेगा। चलो एक बार वापस से समझा देता हूं मैंने क्या बोला है। लेट्स लर्न वन मोर टाइम। मैंने बोला है, हम जो एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ, कौन सी एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ, इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑफ स्टॉक। मैं आपको जो एडजस्टमेंट सिखाने जा रहा हूँ वो एडजस्टमेंट का नाम है इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑफ स्टॉक। एग्जाम्पल क्या था, होल्डिंग ने गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, होल्डिंग ने गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख सब्सिडरी को 150 में बेचा, होल्डिंग ने 50 प्रॉफिट कमाया। नाउ दिस गुड्स आर अनसोल्ड विद सब्सिडरी। तो जब सब्सिडरी की बैलेंस शीट बनी, उसने तो बोला मेरे पास 150 का स्टॉक है क्योंकि दे हैव पेड मनी एंड बॉट द स्टॉक। बाद में जब कंसोलिडेटेड कंबाइंड बैलेंस शीट बनता है, होल्डिंग अपना स्टॉक बताएगा, सब्सिडरी अपना स्टॉक बताएगा, एंड बैलेंस शीट जब ऑडिटर के पास जाता है तब ऑडिट वैल्यू को अपोज करता है। ऑडिटर का कहना है ये वाला गुड्स तो ओरिजिनली कॉस्टिंग 1 लाख था, वही गुड्स वही कंपनी की बैलेंस शीट में 150 में आ रहा है। ऑडिटर बोलता है 50 से स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, दैट 50 इज नथिंग बट द प्रॉफिट अर्न्ड बाय होल्डिंग which is mixed up in the stock. For the group as a whole, this is known as unrealized profit. Your stock is overvalued, आपको स्टॉक घटाना होगा, डाउन करना होगा by passing the entry P&L to stock। किसके व्यू पॉइंट से करना होता है आपको, ये होल्डिंग के व्यू पॉइंट, जिसने प्रॉफिट कमाया है उसके व्यू पॉइंट से करना है। तो होल्डिंग का प्रॉफिट एंड लॉस को 50 माइनस कर दो एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में स्टॉक से 1 लाख आ जाएगा, ऑडिटर भी बैलेंस शीट साइन कर देगा। कितने लोग को ये बात समझ में आया जो मैंने बताया? तो एस टाइप करो जल्दी जल्दी चैट में। दोस्त हु अंडरस्टूड एस टाइप करो। एक भी एस नहीं आया है। चलो 10 स्टूडेंट, ओनली 10 स्टूडेंट मेरे साथ में है, छोड़ो। अच्छा, पोजीशन विल रिमेन सेम कि सब्सिडरी होल्डिंग को बेचता है, पोजीशन विल रिमेन सेम। सपोज सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा था कि सब्सिडरी ने मार्केट से 1 लाख का गुड्स परचेस किया है, होल्डिंग को 150 में बेचा है, होल्डिंग के पास अनसोल्ड है, तो होल्डिंग ने अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में स्टॉक लिखा 150। बाद में कंबाइंड बैलेंस शीट बनता है, सीबीएस मतलब कंबाइंड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वहां स्टॉक आता है। होल्डिंग ने अपना 150 स्टॉक बताया, सब्सिडरी ने अपना स्टॉक बताया, बैलेंस शीट ऑडिटर के पास जाती है, ऑडिटर बोलता है 150 का स्टॉक इज ओवर वैल्यूड क्योंकि इसके अंदर 50,000 सब्सिडरी का प्रॉफिट है। तो बताइए अब ये एंट्री कौन पास करेगा? जिसने प्रॉफिट कमाया है पीएनएल टू स्टॉक, जिसने प्रॉफिट कमाया है पीएनएल टू स्टॉक, ठीक है। लेकिन इसकी पोस्टिंग कहाँ करूं? पोस्टिंग एक इफेक्ट स्टॉक से माइनस कर दो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक इफेक्ट स्टॉक से माइनस कर दो। बट एस अपने पीएनएल में कहां लिखेगा? एस अपने पीएनएल में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट तो आज दोनों बैलेंस शीट बनने के बाद करता हूं, तो सब्सिडरी ये एडजस्टमेंट कहां करेगी पता है? वो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट है ना, प्री पोस्ट, वहां करेगी। ये एंट्री पीएनएल सब्सिडरी कहां पोस्ट करेगी? वो प्री पोस्ट वाला है ना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, वहां करेगी। वो मेन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं करेगी क्योंकि एडजस्टमेंट तो बैलेंस शीट बनने के बाद हो रही है, बट ये एंट्री सब्सिडरी को करना होता है। जो आदमी प्रॉफिट कमाता है उसको करना होता है। ओवर। आगे का पॉइंट ध्यान से सुनना, आगे का पॉइंट। सपोज एक वापस नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहा हूं। होल्डिंग ने 1 लाख का गुड्स है, सब्सिडरी को 150 में बेचा, ठीक है। अब 150 में से सब्सिडरी ने हाफ सोल्ड है, हाफ ओनली अनसोल्ड है। क्या बोला? ओनली हाफ अनसोल्ड है, हाफ तो बेच डाला, ओनली हाफ अनसोल्ड है। तो कंबाइंड बैलेंस शीट बनती है, कंबाइंड बैलेंस शीट बनता है अभी,
कंबाइंड बैलेंस शीट में सब्सिडरी को पूछा भाई तुम्हारे पास कितना स्टॉक है, सब्सिडरी ने बोला मेरे पास तो 75 का स्टॉक है। तो अब बताओ ये जो एंट्री है 75 के अंदर कितना प्रॉफिट मिक्सअप हो गया बताइए। ओरिजिनली 1 लाख में 50 प्रॉफिट लोड करके 150 में बेचा था, लेकिन हाफ तो बिक गया, ओनली हाफ जो अनसोल्ड है वो इधर आता है, ओनली अनसोल्ड स्टॉक बैलेंस शीट में आता है। तो ये 75 में अनसोल्ड में से कितना प्रॉफिट है अभी अभी बताओ। 25,000, टोटल 50 था ना, तो ये 25,000। तो कौन ये एंट्री पास करेगा, जिसने प्रॉफिट कमाया है। कौन ने प्रॉफिट कमाया है, होल्डिंग ने। होल्डिंग कहाँ लिखेगा, यही 25 कंसोलिडेटेड पीएनएल में से और कंबाइंड बैलेंस शीट में से स्टॉक में से माइनस। इन शॉर्ट जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसी के अंदर प्रॉफिट मिक्स्ड होता है। भले होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचा है बट सब्सिडरी ने आगे बेच दिया है तो अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं आएगी। कितने लोग को समझाए तो ओके वर्ड टाइप करो। ये वाला पॉइंट कि जो अनसोल्ड है उसी में प्रॉफिट होता है, सोल्ड है तो नहीं आएगा। ओके 11 स्टूडेंट जो है मेरे साथ वही लोग हैं, ठीक है। तो ये एक एडजस्टमेंट करना है अपने को, ये अपने प्रॉब्लम में है एक। दिस एडजस्टमेंट इज देयर इन आवर प्रॉब्लम। हाँ, हमारा जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं ना उसमें ये एडजस्टमेंट है, तो ये हमने एडजस्टमेंट समझ लिया है, तो हम वर्किंग में तैयार करके रखेंगे। हमने क्या बोला था, अबनॉर्मल गेन अबनॉर्मल लॉस वो छोड़ के बाकी का सब एडजस्टमेंट समझ के तैयार करके रख देते हैं। चलिए एंट्री में तैयार करके रख देते हैं। अब बताओ मुझे ध्यान से बताना। 1 दिसंबर सब्सिडरी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 एट ए सेल वैल्यू 2 लाख, मतलब 120 में से 2 लाख पे बेचा, 80 प्रॉफिट, हाफ द गुड्स आर अनसोल्ड। बताओ सब्सिडियरी ने होल्डिंग को कॉस्ट 120 2 लाख में बेचा है, ओके, हाफ अनसोल्ड, टोटल 80 प्रॉफिट हुआ था, 80 प्रॉफिट हुआ था और हाफ अनसोल्ड है। सो अनसोल्ड होल्डिंग के पास 1 लाख है, तो बता सकते हैं आप 1 लाख के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, चैट में लिखो, क्वेश्चन पढ़ो। गुड्स कॉस्टिंग 120 was sold at 2 लाख, 80 प्रॉफिट, होल्डिंग के पास हाफ अनसोल्ड है, तो हाफ अनसोल्ड की वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी है, हाफ अनसोल्ड की सेल वैल्यू, होल्डिंग के लिए परचेस वैल्यू, सब्सिडरी के लिए सेल वैल्यू 1 लाख, तो इसमें प्रॉफिट कितना, वेरी गुड, 11 स्टूडेंट जो मेरे साथ में है उन्होंने सही जवाब दिया है। टोटल प्रॉफिट 80 है तो हाफ का प्रॉफिट 40 है। किसने कमाया था, आंसर जिसने गुड्स बेचा है वो कमाता है। किसने बेचा था, सब्सिडरी। तो आपको ये एडजस्टमेंट नंबर 3 सब्सिडरी बुक में करना है, एंट्री वर्किंग में करके रख दो। एडजस्टमेंट नंबर 3 के लिए सब्सिडरी की किताब में ये मुझे एंट्री करनी है, ओके। क्या एंट्री करूं सब्सिडरी की बुक में, एंट्री बताओ, सब्सिडरी के एंगल से क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू स्टॉक, मुझे स्टॉक को डाउन करना है 40,000। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आया, समझ में आ गया है तो जल्दी से एस वर्ड टाइप करो। सब्सिडरी को एंट्री करना है प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टॉक, ये डिपार्टमेंटल में भी वही था। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आगे जाता हूँ, अब हम आगे जाते हैं, आगे जाते हैं मैं मनी जोड़े તું લઈ જાય ને હમણાં આવશે ને ફોન નથી 5% ઉપર છે તો બી ચાલશે। चलिए आगे, લઈ જાય ને भाई, नेक्स्ट चले, चलो मैं नेक्स्ट समझाने जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट फंडा लिखना बंद करो, एंड वो है मैं जो नेक्स्ट फंडा समझाने जा रहा हूँ, ये सबकी थियरी नोट्स है ना, मैं आज दे रहा हूँ, वो है इंटर कंपनी डेब्ट। मैं आपको ये पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने लास्ट लेक्चर में डिविडेंड सीखा था, आज हमने अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक देखा है। अब तीसरा पॉइंट है इंटर कंपनी डेब्ट। ये क्या है इंटर कंपनी डेब्ट, तो सुनो मेरी बात, लिखना बंद, हाँ सुनो। मेनी ए टाइम होल्डिंग एंड सब्सिडरी आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप ऑफ डेटर क्रेडिटर। मेनी ए टाइम होल्डिंग एंड सब्सिडरी आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप ऑफ डेटर क्रेडिटर। जैसे होल्डिंग ने गुड्स बेचा है, सब्सिडरी ने परचेस किया है, सब्सिडरी ने कुछ पैसा दिया है, कुछ बाकी है। जैसे कि होल्डिंग के जितने भी टोटल डेटास है, बहुत सारे डेटास होते हैं, उसमें से वन ऑफ द डेटा
इस सब्सिडरी से 50,000। सेम वे सब्सिडरी का बहुत सारे क्रेडिटर्स है, बट वन ऑफ द क्रेडिटर इज से होल्डिंग कंपनी 50,000। ये डेटा क्रेडिटर पैदा क्यों हुआ? आंसर बहुत सिंपल है कि होल्डिंग सेल्स गुड्स टू सब्सिडरी, सब्सिडरी ने पार्ट पेमेंट कर दिया, ऐसे पार्ट पेमेंट बाकी है तो पैसा लेना देना बाकी है। ठीक है। नाउ स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। होल्डिंग बोलेगा माय डेटर्स आर सब्सिडरी 50, सब्सिडरी बोलेगा माय क्रेडिटर्स आर 50। बट अब सुनो, अब मैं कंबाइंड बैलेंस शीट बनाता हूं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता हूं। उसमें क्या होगा अब देखना। से डेटर्स रिसीवेबल, होल्डिंग अपना डेटर्स बताएगी, सब्सिडरी अपना डेटर्स बताते हैं, लेकिन होल्डिंग का जो डेटर है उसके अंदर ऑलरेडी सब्सिडरी से 50 लेना है। होल्डिंग का जो डेटर है ऑलरेडी उसमें से सब्सिडरी लेना है। सेम वे होल्डिंग अपना क्रेडिटर बताता है, सब्सिडरी अपना क्रेडिटर बताता है, लेकिन सब्सिडरी का जो क्रेडिटर है उसमें से ऑलरेडी होल्डिंग 50 है। मतलब मुझे सब्सिडरी से 50 लेना है और मैं ही सब्सिडरी हूं, मुझे होल्डिंग को पे करना है, मैं ही होल्डिंग कंपनी हूं। होल्डिंग सब्सिडरी कंबाइंड बैलेंस शीट में तो एक ही आदमी हो गया है, मुझे मेरे से 50 लेना पे करना है। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं ऑडिटर क्या करूं, अकाउंटेंट क्या करूं? मैं क्वेश्चन वापस बताऊं। देखो मेनी ए टाइम होल्डिंग एंड सब्सिडरी हैज टू पे और रिसीव मनी टू ईच अदर। जैसे कि होल्डिंग का जितने भी टोटल डेटर्स है उसमें से वन ऑफ द डेटर इज सब्सिडरी, सब्सिडरी का जितने भी टोटल क्रेडिटर है वन ऑफ द क्रेडिटर इज होल्डिंग। इंडिविजुअल बैलेंस शीट में नो प्रॉब्लम, बट जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनती है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी एक ही आदमी हो गया है, मैंने टोटल दोनों कंपनी का डेटर्स का टोटल किया बट वन ऑफ द डेटर इज सब्सिडरी। मैंने दोनों कंपनी का क्रेडिटर्स टोटल किया बट वन ऑफ द क्रेडिटर इज होल्डिंग। अब होल्डिंग सब्सिडरी एक ही आदमी हो गया तो मैं बोलता हूं मुझे सब्सिडरी से 50 लेना है, मैं ही सब्सिडरी हूं। मुझे होल्डिंग को 50 पे करना है, मैं ही होल्डिंग हूं। अब बताओ माइक में बोलो एक जन, क्या करूं मैं? माइक में बोलो क्या करूं? मेरी कंबाइंड बैलेंस शीट में तो ओनली बाहर वाले डेटर क्रेडिटर आना चाहिए, आपस के नहीं। तो बताइए कंबाइंड बैलेंस शीट में क्या करूं? आयुषी ने सही बोला, आयुषी वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है आयुषी, यस बोलिए। आप लोग चैट में लिखो ना क्या करें। आयुषी वेरी नाइस। और भी कोई माइक में सही बोलने जा रहा था, क्या करें? मुझे ओनली आउटसाइड कैंसिल आउट करके जो डिफरेंस दिखाएं। हाँ, सो दोनों बाजू से मैं क्या करूं? दोनों बाजू से मुझे 50-50 माइनस कर देना है। ओनली आउटसाइडर्स बचे, सो आई विल कैंसिल 50,000 फ्रॉम ईच अदर। जनरल क्या करूं? डेटर्स को कैंसिल करना है, सो टू डेटर्स। क्रेडिटर को कैंसिल करना है, क्रेडिटर्स डेबिट। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ क्रेडिटर डेटर? What is the journal entry for cancellation of creditor data? जल्दी बोलो, जर्नल एंट्री बोलो ना यार। क्रेडिटर्स टू डेटर, डेटर से आउट करो क्रेडिटर का। अच्छा, लाइक डेटर क्रेडिटर और कोई ट्रांजेक्शन ऐसा आमने सामने कैंसिल होता है? हाँ, जितने भी इंटरकंपनी रिसीवेबल पेएबल है कैंसिल करो। जैसे डेटर की जगह पर बीआर है और क्रेडिटर की जगह पर बिल्स पेएबल है, तो क्या करूं? एंट्री बताओ। बिल्स पेएबल को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना होगा और बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना होगा। सो जनरल एंट्री विल बी बीपी टू बीआर। लोन्स भी हो सकता है, एक कंपनी के पास लोन रिसीवेबल है, एक को लोन पेएबल है, तो पेएबल रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? दीपक तुम्हारा आंसर ही सही था। कितने लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया है? ओके वर्ड लिखो, ओके वर्ड लिखो। ओ 11 लोग ने यस लिख दिया, ओवर। चल दिमाग लगाते, चलो अब मुझे मदद करना। आपकी बात सही है, मैं थोड़ा फिगर चेंज करता हूं। होल्डिंग को सब्सिडरी से 50 लेना है, तो टेक्निकली सब्सिडरी हैड टू पे होल्डिंग 50, बट सब्सिडरी बोलता है नहीं नहीं, मेरी बुक में तो आपका बैलेंस 30 है, मैं तो आपको 30 पेएबल करेगी।
होल्डिंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे 50 लेना है। सब्सिडरी बोलता है मैंने अकाउंटेंट को 2 बार बोला, उसने चेक किया 30 है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो सकता है? वाई सब्सिडरी से मुझे ओनली 30 पे करना है? सोचो 20 डिफरेंस का क्या किया होगा, क्या हुआ होगा? नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस तो 50 ही होता है दोनों बाजू। इसको 50 लेना है तो 50 पे करना है, बट ये 30 पे करना है, ऐसा क्यों बोल रहे ये पता है? हो सकता है कि बिफोर द ईयर एंडिंग, लिसन मी केयरफुली, हो सकता है बिफोर द ईयर एंडिंग सब्सिडरी ने 20,000 रुपीज होल्डिंग को दिया होगा, एंट्री भी पास कर दिया है होल्डिंग टू कैश, बट वो पैसा रास्ते में ट्रांजिट में, एंड क्योंकि होल्डिंग को मिला नहीं है वो 20,000 की एंट्री नहीं किया है। वही एक पॉसिबिलिटी है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। सो नॉर्मली अमाउंट शुड बी टेलिंग विथ ईच अदर, बट इफ इट इज नॉट टेलिंग तो आप हमेशा समझने का वो डिफरेंस है ना, कैश इन ट्रांजिट होगा कि सब्सिडरी को इनिशियली तो 50 लेना था, पे करना था, फिर 20 दे दिया, होल्डिंग टू कैश एंट्री भी कर दिया, 30 बचा है, बट वो पैसा में है ट्रांजिट में। तो बताओ अभी कैंसिलेशन एंट्री कैसे करूं? वही सेम मेथड, डेटर कैंसिल करना है तो 50, क्रेडिटर कैंसिल करना है इस प्रॉब्लम में 30, लेकिन दुनिया इधर से इधर हो जाए, डेबिट क्रेडिट तो टैली होना चाहिए ना, तो 20,000 को मैं कहां लिखेगा? बोलो कहां लिखेगा? कैश इन ट्रांजिट। पोस्टिंग कैसे होगी? क्रेडिटर्स में 30 आउट होगा, डेटर्स से 50 आउट होगा, कैश इन ट्रांजिट बैलेंस शीट में कैश में बता देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कितने लोग को ये पॉइंट समझ में आया? तो एस वर्ड लिखो, एस माने ये पॉइंट भी समझ में आया, ट्रांजिट वाला। अरे तुम लोग कितना अच्छा पढ़ते हैं यार, पढ़ते बहुत अच्छा है, बट ओनली 11 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बाकी के पेरेंट्स को लगता है सब बच्चा पढ़ रहे हैं। चलिए अब हमारा प्रॉब्लम पर चलते हैं। लेट्स लुक एट आवर प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ सब्सिडरी इंक्लूड 1 लाख। सब्सिडरी बोलता है ओ होल्डिंग, मुझे तुम्हारे से 1 लाख लेना है, यू आर माई डेटर। सो होल्डिंग बोलता है हाँ भाई हाँ, चिल्लाओ मत, आई नो मेरा ट्रेड पेएबल इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू सब्सिडरी। So holding has to pay subsidiary. You don't have to worry who has to pay whom. कैंसिलेशन एंट्री एक ही होती है। डेटर्स का कैंसिल करने के लिए बताओ क्या एंट्री करूं? डेटर्स कैंसिल करने के लिए क्या एंट्री करूं? डेटर माने रिसीवेबल, एंड क्रेडिटर को कैंसिल करने के लिए क्रेडिटर ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस, कैंसिल करने के लिए डेबिट करो। कितने लोग को ये एंट्री समझ में आया है? तो वाई वर्ड लिखो, वाई माने यस, ये एंट्री समझ में आ गया। In fact, I tell you which company has to pay, which company has to get, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंट्री एक ही है। इंटरकंपनी डेट कैंसिल की एंट्री एक ही है, क्रेडिटर्स टू डेटर। इंटरकंपनी कैंसिल करने की एंट्री एक ही है, क्रेडिटर्स टू डेटर। हो गया, सब एडजस्टमेंट खत्म। देखो मैंने बोला था अबनॉर्मल लॉस जो आया नहीं है अपने कोई प्रॉब्लम में, अबनॉर्मल गेन अभी तक कोई प्रॉब्लम में नहीं आया है, एंड डिविडेंड, ये 3 छोड़ दो, डोंट टच। वो छोड़ के सब एंट्री करके तैयार रख दो, हमने कर दिया। क्यों? बाद में जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, स्टॉक को इनर कॉलम में लिखेंगे, डेटा क्रेडिटर को इनर कॉलम में लिखेंगे, नॉट्स टू अकाउंट भी बना सकते हैं ना इसके लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स ड्रॉ लाइन। सर क्रेडिटर्स, क्वेश्चन सर क्रेडिटर्स टू डेटर्स वाली एंट्री भी एस लिमिटेड में होगी? ये तो कंबाइंड बैलेंस शीट में करना है ना, तो ठीक है कंबाइंड सर। बैलेंस शीट में होगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम होल्डिंग सब्सिडरी का डेटर्स का टोटल करेंगे, लेस क्रेडिटर कर देंगे, होल्डिंग सब्सिडरी का डेटर्स टोटल करेंगे, लेस कैंसिल कर देंगे। क्लियर? यस सर। कंबाइंड बैलेंस शीट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ, अब हम शुरू करते हैं। चले वर्किंग नंबर 1, क्या है वर्किंग नंबर 1 बताइए? वर्किंग नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। वर्किंग नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
फिर वर्किंग नंबर 3 कंसोलिडेटेड जीआर है ना, दोनों है ना हमारे ग्रुप में। वर्किंग नंबर 4 कंसोलिडेटेड पीएनएल। चलिए ये वर्किंग करिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड जीआर, कंसोलिडेटेड पीएनएल। ठीक है। फिर वर्किंग नंबर 5 याद करिए क्या है। वर्किंग नंबर 5 में सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब बनाना होता है। फिर हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करते हैं। It is based on my date of acquisition and you know हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई है। जितना रिजर्व्स होता है सबकी एक एक पोस्ट कॉलम बनती है, लेकिन प्री के लिए एक ही कॉलम बनती है जी का। ये 15 लाइन्स लगेगी। ठीक है, इतनी हमारी वर्किंग है। उसके बाद मेन बैलेंस शीट बनाते हैं। पहला ये क्या हुआ, क्या आपको मेरा स्क्रीन दिखता है? हेलो? यस सर। ओके, यस सर। स्क्रीन ब्लैंक हो गया था ना एक सेकंड के लिए। आई डोंट नो क्या समस्या है, एमएसटी में बहुत लफड़ा है। मुझे लगता है अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, बट मेरे को टेंशन है कि अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल में और कुछ लफड़ा स्टार्ट हुआ तो मैं तुम लोग के जितना टेक सेवी नहीं हूँ। चलिए अब बैलेंस शीट बनाए, एक्चुअल बैलेंस शीट बने। अब चाहे तो अपना पेज फोल्ड कर दो। एच लिमिटेड ग्रुप, consolidated balance sheet asset, $16 है ना, आई थिंक सो।
ओके, ये बैलेंस शीट है, बाजू में हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बना देंगे। अब नोट्स टू अकाउंट नीचे भी बना सकते हैं। नोट्स टू अकाउंट में अभी ज़्यादा लगेगा क्योंकि डेटा क्रेडिटर सब कैंसिलेशन सब बताना पड़ेगा अपने को। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नंबर 2 से मिलेगा। फिर नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी हम लोग जैसे जैसे आते बनाते जाएंगे। हाँ, क्योंकि इसमें भी तो शेड्यूल बनेगा ना ये टाइम, ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स सबका। ठीक है, फिर हमारा हो गया ये नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड, issued and subscribed and paid up। इतना लिखने के बाद हमेशा हम सम स्टार्ट करते हैं, इफ यू रिमेंबर। फिर जैसे जैसे आते हैं हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब मुझे स्टॉक इनर कॉलम में लिखना होगा क्योंकि प्लस माइनस करना होगा। डेटा क्रेडिटर मतलब रिसीवेबल पेएबल भी इनर कॉलम में लिखना होगा क्योंकि वो भी कैंसिल करना होगा। सो डेटा क्रेडिटर स्टॉक की भी तो हम लोग वो नोट्स टू अकाउंट में बताएंगे। अब हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ यू आर रेडी विद द लाइन, आर टाइप करना है, फिर हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। हमेशा मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब नोट्स टू अकाउंट चाहे तो नीचे बना सकते हैं, बट आई ऑलवेज एडवाइज यू व्हाट यू नो कि आप पेज फोल्ड करो, हाफ में बैलेंस शीट हाफ में नोट्स टू अकाउंट, तो इट विल बिकम वेरी इजी। 11 स्टूडेंट मेरे पास में है, मुझे नहीं समझ रहा है बाकी के बच्चे कहाँ हैं। वो 11 स्टूडेंट में दीपम है, आयुषी है, वान्या है, अनिकेत है, वेयर अदर स्टूडेंट आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो छोड़ो, भगवान सबका भला करे और इन सब से बच के भी रहे। हाँ, क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट के टाइम पर यही बच्चे मंदिर में जाके बोलेंगे ओ भगवान तो मुझे पास कर दे तो मैं तुझे 11 रुपये का प्रसाद देगा। क्या बोलेंगे? ओ भगवान मुझे पास कर दे तो, हाँ तो पहले से मैं 11 रुपीज़ का प्रसाद नहीं देगा, पास कर दिया तो ही देगा। मतलब भगवान पर हमको 11 रुपीज़ की श्रद्धा नहीं है और बोलते पास कर दे। भगवान बोलता है लाइन में आ जा, पीछे बहुत लोग खड़े हैं। चले चलो यही कर रहे हैं ना हम लोग। शेयर कैपिटल होल्डिंग का 20 लाख तो एज इट इज लिखेगा, 100 वाले है ना, सो 20,000 शेयर्स ऑफ 10 और फिर सब्सिडरी का तो हम 80% 20% करेंगे। क्लियर? चलिए, कुछ भी क्वेश्चन है एनी टाइम फील फ्री टू आस्क। जरा भी टेंशन नहीं लेने का लाइफ में, बिंदास पूछने का। सो 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 20 लाख। हो गया। फिर नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस की हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना। पता रिजर्व एंड सरप्लस में मुझे पहले से लिख के रखना है तो मैं बोल सकता हूँ कंसोलिडेटेड जीआर तो आएगा ही,
ये हमारी वर्किंग नंबर 3 से मिलता है, फिर कंसोलिडेटेड P&L वर्किंग नंबर 4 से मिलता है, फिर कैपिटल रिजर्व वगैरह है तो आ जाएगा। तो ये हमारी इतनी हो गई। चले, अभी तक तो हमने ओनली 1 ट्रांजेक्शन लिखा है। शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व सरप्लस बनेगा, कंसोलिडेटेड जीआर, कंसोलिडेटेड P&L। क्लियर? चलिए, अभी 10 लाख, ये तो मुझे 80% 20% करना है, कर दो। 80% 20% कर दो। बाय शेयर कैपिटल 80%, बाय शेयर कैपिटल 20%। एटी परसेंट 20%, ठीक है। फिर जनरल रिजर्व एंड P&L, होल्डिंग का 1530, वो तो कंसोलिडेटेड जीआर P&L में आएगा। सब्सिडियरी का हम एनालाइज करेंगे। होल्डिंग का 1530, 15 एंड 13, होल्डिंग 15 एंड 13, होल्डिंग का 15 एंड 13, और सब्सिडरी का 4 एंड 6 की एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करने के लिए ही हमने ये बनाया है। कि 4 एंड 6 ना, 4 GR फिक्स P&L। चले, दीपम आपने 11, अरे अंश आपने कुछ 1100 वर्ड लिखा है, क्या है, मैं समझ में नहीं आया। अरे अंश, सर आपने बोला ना 11 रुपए चढ़ा देंगे, मैंने बोला 11 नहीं 1100। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने जब बोला कि हम लोग एग्जाम के बाद हमारे जो बच्चे हैं वो भगवान के पास जाके मंदिर में बोलेंगे वो भगवान मुझे पास कर दे तो हम 11 रुपीज का प्रसाद देंगे, तब अंश बोलता है कि 11 रुपीज तो बहुत कम है, 1100 का प्रसाद देंगे। लेकिन अंश मुझे एक बात बता, तू 1100 क्या, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रसाद तू पास होने के बाद चढ़ाएगा कि पहले चढ़ाएगा? सर पहले ही चढ़ा दूं। पहले नहीं चढ़ाते बच्चे। हमने भगवान को क्या बोला, ओ भगवान तुम मुझे पास कर दे तो ही मैं 1100 का प्रसाद देगा या 11 रुपए का देगा, क्योंकि भगवान को हमारे पर हमको भगवान पर 11 रुपीज की श्रद्धा नहीं है। और बोलता है पास कर दे, तभी तो भगवान बोलता है क्यू में आ जा, पीछे बहुत खड़ी है लाइन। ओके, सर इसीलिए चलिए क्यू में खड़ा नहीं रहना है ना, इसीलिए सीधा ही चढ़ा दो, काम खत्म। भगवान के दर्शन में भी हम लोग है ना बीच में से घुस जाते हैं क्यू तोड़ के। फिर वो देखते हैं, कोई देखता नहीं है ना हमको, ये भगवान क्या होगा, देश का अच्छा ही होगा। आगे चले। सो 4 लाख एंड 6 लाख की हम एनालिसिस करने वाले हैं। ट्रेड पेएबल की अभी देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 12 एंड 10, उसमें एडजस्टमेंट है, पता है ना, कैंसलेशन करने की। ट्रेड पेएबल 12 एंड 10, तो देखो मैं कैसे करता हूँ। नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी, ओके, ये करंट लायबिलिटी का नाम है ट्रेड पेएबल, और उसमें मुझे कैंसलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए वर्किंग नंबर 3 कर देता हूँ, ट्रेड पेएबल, और ये वर्किंग नंबर 3 कर देता हूँ।
तो मेरी नोट्स टू अकाउंट्स आगे बढ़ेगी। आप नोट्स टू अकाउंट्स को आगे बढ़ाते जाओ, अभी नोट्स टू अकाउंट्स को आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। सो नंबर 3, नोट्स टू अकाउंट्स आगे बढ़ते जा रही है। ट्रेड पेएबल कैंसिल, अभी चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो बाद में कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर यू कैन कैंसिल इट राइट नाउ। कितना कैंसिल करना है क्रेडिटर में से पता है ना, 1 लाख। एनीवे है कितना, होल्डिंग 12 सब्सिडरी 10, होल्डिंग 12 सब्सिडरी 10, सो 22 हो गया। लेस इंटर कंपनी कैंसल्ड, आपको अभी याद है तो अभी कर दो। लेस इंटर कंपनी कैंसल्ड 1 लाख एंड आउटसाइड अभी 21 लाख होगा। 12 plus 10, 22 minus 1, 21. Trade payable 21 lakh. क्लियर? आपको याद है तो अभी कर दो, नहीं याद आया तो बाद में जब आता है तब कर सकते हैं। लेस इंटर कंपनी कैंसल्ड, होल्डिंग 12, सब्सिडरी 10, 22 लाख, इंटर कंपनी कैंसल्ड। सर या अभी हमको दोनों इन्फॉर्मेशन दिया है दोनों साइड का कि बोलिए, दोनों साइड का मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझाऊं कि एक कंपनी को पे करना है, एक कंपनी को रिसीव करना है, दैट वे। आपका आवाज नहीं आ रहा है हंस, हंस आपका आवाज नहीं आ रहा है, बट जब भी डाउट है मेरे को बता देना। हाँ अभी आपका सर आवाज, हाँ बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 4 और 5 पॉइंट है उन दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, एडिशनल हाँ सेम ही है, इन्फॉर्मेशन। सेम ही है। एक भी इसीलिए देता अगर था तो कोई भी वही, फॉर या एग्जांपल यू कोई आर राइट। दोनों में से एक ही पॉइंट दिया हो, दोनों ना दिए हो, फिर भी दोनों अप्लाई तो होंगे ना। अरे सुनिए, 4 और 5 का मीनिंग एक ही है, खाली एक भी देता था ना तो भी हम वही करते थे। हाँ हाँ सर, उतना ही कुछ। या बिल्कुल सही बोल रहा है तू, वेरी नाइस, अच्छी बात है। नेक्स्ट, फिक्स असेट 32 प्लस 16 48, इन्वेस्टमेंट तो ओपन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट तो 12 लाख हम अकाउंट बनाएंगे, और फिक्स असेट 48 लाख। चले, सो ये बैलेंस शीट में टोटल होगा। मेरी बैलेंस शीट आगे जा रही है। असेट्स, बैलेंस शीट आगे बढ़ाइए। नॉन करंट असेट्स, टेंजिबल, उसमें पीपीई होता है, जिसको इन्होंने फिक्स असेट वर्ड बोला है, 48 लाख। फिर इंटेंजिबल गुडविल जो मिलेगा ना इन्वेस्टमेंट से, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी आएगा। फिर करंट असेट्स जैसे जैसे आता है, स्टॉक डेट और इनर कॉलम में लिख के, कैंसिलेशन लिख के हम करते जाएंगे, बट फिलहाल मैंने इतना किया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 48 लाख। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी निकाला नहीं है तो प्लीज प्रिंट करके निकालो, यू विल नीड अ क्वेश्चन पेपर। हाँ, आपको जितने भी टीचर लोग इस प्रकार की नोट्स देते हैं ना, दे आर मस्ट, तो प्लीज वो सॉफ्ट कॉपी पर मत रखना, वो तो हार्ड कॉपी लगेगा, अकाउंट मैथ्स वगैरह की। हाँ प्लीज। चलिए 48 लाख के बाद आगे बताइए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया 12 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 8 प्लस 6 14, क्या उसमें से आपको कुछ कैंसिल करना है ट्रेड रिसीवेबल में से? हाँ, इन्वेंट्री होता है फिर ट्रेड रिसीवेबल होता है ना, इन्वेंट्री फिर ट्रेड रिसीवेबल होता है ना, फॉर्मेट में इन्वेंट्री पहला आता है फिर ट्रेड रिसीवेबल आता है। ओके, सो वर्किंग नंबर फॉर्मेट के हिसाब से कंपनी फाइनल अकाउंट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में भी होल्डिंग है, सब्सिडियरी है, फिर कुछ लेस अनरियलाइज प्रॉफिट भी है ना, याद करिए। फिर
पांचवा ट्रेड रिसीवेबल में भी क्या है, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, लेस इंटर कंपनी कैंसल्ड। ठीक है, तो बताइए मैं कहाँ हूं। ट्रेड रिसीवेबल 6 + 8, ट्रेड रिसीवेबल 6 + 8, और बताइए इंटर कंपनी कैंसल्ड कितना करना है, याद है ना, 1 लाख। सो अपना 13 लाख आ जाएगा। सो ट्रेड रिसीवेबल 13 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 13 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 13 लाख, 6 + 8 -1। आगे, और इन्वेंट्री माने स्टॉक 8 + 5, लेकिन इन्वेंट्री में भी एडजस्टमेंट है, 40 माइनस करना है। देखो 8 + 5 और 40 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। इन्वेंट्री 8 लाख, 5 लाख लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 40, तो कितना हो गया 1260। इन्वेंट्री 1260, 8 लाख, 5 लाख एंड 40। ठीक है, सो इन्वेंट्री हो गई, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। आगे क्या बचा, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 + 1, 2 + 1 कैश एंड बैंक 3 लाख। एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्टली लिख देता हूं, कैश एंड बैंक 3 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख। अभी बचा क्या है पता है, ये P&L 40 बाकी है, वो हम देखेंगे कहाँ आएगा। ठीक है, वो बाकी है हमारा। बिल शीट कहाँ आएगा, क्योंकि सब्सिडरी को करना है ना। तो क्या बचा है, एक तो ये P&L डेबिट सब्सिडरी की बुक में करना है, और क्या, और बता, प्रॉफिट की एनालिसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए सर प्लीज एक बार नोट्स टू अकाउंट्स दिखा दीजिए। आप बता देता हूँ, या प्लीज डोंट वरी, मैं नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बता दिया आपको, प्लीज चेक कर लो। मैं आपको नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बता दिया है। हो गया, तो मुझे ओ फॉरवर्ड बोलो। ओ फॉरवर्ड, बताइए। ठीक है, चलिए अभी लेट्स स्टार्ट। 1 for 15 जनरल रिजर्व, 1 for 15 जनरल रिजर्व एंड P&L 4 लाख एंड 2 लाख। One for 15, 4 lakh and 2 lakh. Opening balance 1 for 15, opening balance 4 lakh 2 lakh. ठीक है, then 1/7/15 तो मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन है। ये मैंने 4 लाख एंड 2 लाख क्यों लिखा, 4 लाख एंड 240 है ना,
4,02,40 है, ठीक है, 4,02,40 कर दो भाई। चलिए आगे, एस लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड 1 October फाइनल डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर 40, 1 October इंटरिम डिविडेंड फॉर करंट ईयर 48। करिए, वन अक्टूबर फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर सेम 1 October, interim dividend current year 48। याद रखना हम 4,06,00,000 का प्रिंटेड फिगर को एनालिसिस करते हैं। आई रिपीट, हमको 4,06,00,000 का प्रिंटेड फिगर की एनालिसिस करनी है, ठीक है। अब सोच के बोलना, ये जो सब्सिडरी को एक एंट्री करना है ना पीएनएल, करेंगे, बट वो यहां नहीं आएगा, ये वाले अकाउंट में नहीं आएगा, नीचे जहां भी है वो आएगा। कोई बता सकते हैं इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जनरल रिजर्व एंड पीएनएल तो है ना, जो अकाउंट ऑलरेडी कंपनी ने एक्चुअल में लिखा है उसका रिकंस्ट्रक्शन है। जो एंट्री हम मार्च के बाद आज करने वाले हैं, सॉर्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन वगैरह एडजस्टमेंट, वो तो नीचे आएगी। जो एंट्री कंपनी ने ऑलरेडी कर दिया है वही सिर्फ ऊपर आएगी। ये पॉइंट समझ में आया? ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री ऊपर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो जनरल रिजर्व एंड पीएनएल है वो तो अप टू 4,06,00,000 लाने, अप टू 4,06,00,000 लेके आने पर जितना एंट्री कंपनी ने कर दिया था, एक्चुअल में कर दिया है, सिर्फ वही आएगी। कितने लोग को ये पॉइंट समझ में आया? तो वाई वर्ड लिखो। आई रिपीट माय क्वेश्चन, मैंने बोला ये जो पीएनएल सब्सिडरी 40 को करना है ना, वो ऊपर नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि मार्च 16 में 4,06,00,000 वो लोग लेके आए है, तो जो एंट्री उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है वही सब ऊपर आएगा। ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट है, और जो एंट्री आज पहली बार होने वाला है वो तो नीचे आएगी। 4,06,00,000 लेके आने के बाद में जो एडजस्टमेंट करता हूं वो तो नीचे आएगा। इसको भी नहीं समझा है, एक ने भी आंसर नहीं दिया है। मैंने बोला समझ में आया तो वाई वर्ड लिखो, ये पॉइंट। हाँ, 11 लोग एज यूजुअल मेरे साथ में है, तो नीचे आएगी। चलिए तो इसको क्लोज करो। अप टू मार्च 16 जो भी एंट्री ऑलरेडी हो गया है, वो लोग ने कर दिया है, वही ऊपर आएगी। बाकी की जो एडजस्टमेंट एंट्री हम कर रहे हैं वो तो नीचे आएगी। करिए, क्लोज करो। ये 4,00,000 है, ये कितना है? 6,88,000। ये 4,00,000 है और ये 688 है। इसको क्लोज कर दो बाय करंट ईयर। ये नील है और ये हो गया 448। मीनिंग क्या है? सपोज जनरल रिजर्व ओपनिंग जीआर 4,00,000 है, नया कोई भी एडिशन नहीं हुआ है, सो एंडिंग में 4,00,000 ही है। ये एंडिंग का 4,00,000 एंड 6,00,000 का बिल्टअप कैसे है ना, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंडिंग का 4,00,000 6,00,000 का बिल्टअप। पीएनएल ओपनिंग में 240 था, देन 448 कमाया, करंट ईयर में अर्न किया है, सो एंडिंग में 688 होना चाहिए, मगर वो 688 नहीं है, ओनली 6,00,000 है, क्योंकि 40 एंड 48 का डिविडेंड पे कर दिया है। ओपनिंग 240 था, 448 करंट ईयर में कमाया है, अर्न किया है, 688 होना चाहिए, बट आउट ऑफ दैट 40 एंड 48 का डिविडेंड पे कर दिया है। चलो अब हम एनालिसिस करते हैं। उसके लिए आपको टॉप टू बॉटम जाना होता है, टॉप टू बॉटम जाना होता है। चलिए एनालिसिस, ओपनिंग जनरल रिजर्व, ओपनिंग जनरल रिजर्व पूरा का पूरा प्री क्यू, क्योंकि जो 1 जुलाई है ना डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके पहले का है। ओपनिंग पीएनएल, टेल मी व्हाई पूरा का पूरा प्री?
अरे भाई जो डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई के पहले सब्सिडरी ने जो भी कमा के अर्न करके रखा है वो सब प्री में आएगा। फिर करंट ईयर P&L क्या करूं, 448 तो पूरा ईयर का है, तो उसमें मुझे 3 मंथ 9 मंथ करना होगा। अप्रैल मई जून 3 मंथ 9 मंथ प्री, 1 जुलाई डेट ऑफ एक्विजिशन है, जुलाई टू मार्च कर दीजिए 448, 3 मंथ 9 मंथ। देखो हमने जो इंटरकंपनी डेब्ट की थी ना, वो होल्डिंग सब्सिडरी से लेना है कि सब्सिडरी को होल्डिंग से लेना है, दैट डजंट मेक डिफरेंस। once one company has to pay and another company has to get, method remains same, creditor to debtor। वो होल्डिंग को रिसीवेबल है कि होल्डिंग को पेएबल है, सब्सिडरी को रिसीवेबल है कि सब्सिडरी को पेएबल है, डजंट मेक डिफरेंस। once one company has to pay and another company has to get, आपका डेटा क्रेडिटर कैंसिल करना ही है, क्योंकि कंबाइन में तो कैंसिल होगा ही होगा ना। So who has to pay, who has to get doesn't make difference। अर्शिता ये बात समझ में आया? अर्शिता का ये डाउट था कि होल्डिंग को लेना है कि सब्सिडरी को लेना है, will that make any difference? I said no, once one company has to get and another company has to get, तो आपको कैंसिल तो करना ही है। अर्शिता did you get it? ओके चलिए, करंट ईयर आपने डिवाइड किया 1,12,336। अब मैंने कल समझाया था 110-15, उसके पहले भी समझाया था, और एक बार समझ डिविडेंड, आखिरी बार समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड नहीं समझाएगा। फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर मैं और एक बार चलो समझा देता हूँ। फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, उसके पहले भी समझाया था, पर चलो एक बार और समझा देता हूँ। जनरल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ये लास्ट ईयर है, बताइए, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, जनरल एग्जाम्पल 1/4/20 टू March 21 लास्ट ईयर है। एंड आप बता सकते हैं करंट ईयर कौन सा चलेगा रियल लाइफ में? करंट रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, 1/4/21 टू March 22 करंट ईयर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, लास्ट ईयर का प्रॉफिट वेरी गुड, लास्ट ईयर कंपनी अर्न गुड प्रॉफिट। वैसे कंपनी को लास्ट ईयर में पूरा ईयर में प्रॉफिट अर्न कितना किया पता कब चलता है? अरे भाई समवेयर इन अप्रैल में फाइनल अकाउंट रेडी होता है ना, ओनली व्हेन फाइनल अकाउंट रेडी होता है तो पता चलता है प्रॉफिट कितना कमाया, कितना अर्न किया। फाइनल अकाउंट नॉर्मली अप्रैल में रेडी हो जाता है, ऑडिट भी हो जाता है। बेस्ड ऑन द फाइनल नेट प्रॉफिट, बेस्ड ऑन द फाइनल नेट प्रॉफिट, डायरेक्टर वुड लाइक टू गिव फाइनल डिविडेंड। एंड यू नो प्रोसीजर क्या है फाइनल डिविडेंड की? वही अप्रैल में डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, वो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में फाइनल डिविडेंड को प्रपोज करेंगे, रेकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नो पावर टू पे। आई से नो पावर टू पे, पावर नहीं है पे करने का, डायरेक्टर को सिर्फ क्या पावर है? प्रपोज करो, रेकमेंड करो। सुनिए मैं वापस बोलता हूँ, मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू March 21 था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट वाज वेरी गुड। कब पता चला? वही अप्रैल में जब फाइनल अकाउंट रेडी हो गया पता चला कि व्हेन फाइनल अकाउंट इज रेडी लास्ट ईयर प्रॉफिट इज वेरी गुड, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लास्ट ईयर के लिए फाइनल डिविडेंड पे करना है। तो प्रोसीजर ये होगी, अप्रैल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाएंगे, वो उसमें लास्ट ईयर के लिए डिविडेंड प्रपोज करेंगे, रेकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, बट नो पावर टू पे। आप जल्दी से माइक में बोलो, तो फिर ये डिविडेंड पे कब होगा? जल्दी से माइक में बोलो, ये डिविडेंड पे कब होगा? ये डिविडेंड पे कब होगा? जल्दी से बोलो। समवेयर इन अगस्त सितंबर शेयर होल्डर्स की एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होगी, और वो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर लास्ट ईयर वाला डिविडेंड अप्रूव करेंगे एंड डिविडेंड पेड का ऑर्डर करेंगे। तो याद रखना, ओनली व्हेन अगस्त सितंबर, समवेयर इन अगस्त सितंबर, मंथ ऐसे ही बोल रहा हूँ, इट कैन बी इवन जुलाई आल्सो,
समवेयर इन जुलाई अगस्त सितंबर शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग होगी। वो एनुअल जनरल मीटिंग में लास्ट ईयर वाला डिविडेंड अप्रूव करके पे करेंगे। दैट मीन्स एक बात याद रखना, जो भी फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर अप्रूव ऐसा लास्ट ईयर का होता है। डू यू एग्री? तो आप ए वर्ड टाइप करो। एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स जो भी डिविडेंड अप्रूव करता है वो हमेशा लास्ट ईयर का होता है। शेयर होल्डर्स एजीएम में जो भी डिविडेंड पे एंड अप्रूव करता है वो हमेशा लास्ट ईयर का होता है। इफ यू एग्री टाइप करो यस। अगर 12 हो गया, अभी तक 11 स्टूडेंट आ रहे थे, 12 हो गया, वेरी गुड। सो फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर कितना है? 40,000। वो हमेशा लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का पे है। 1 जुलाई के पहले का प्रॉफिट यूज होने वाला है, इसके लिए प्री कॉलम में लिखा है। देखो इधर लिखा भी था ना कि फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर वर्ड है, देखिए। सो प्री कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। सो ऑब्वियसली लास्ट ईयर वाला प्रॉफिट यूज होगा ना, प्री प्रॉफिट यूज होता है। ओवर। अब क्या आया? सेम 1 अक्टूबर को इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है। देखते हैं इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग। इंटरिम डिविडेंड फॉर करंट ईयर, इसका भी मीनिंग देख लेते हैं। मैंने 2 बार ऑलरेडी समझा दिया, आज तीसरी बार समझाता हूँ। 2 बार समझा दिया, आज मैं तीसरी बार समझाता हूँ। 2 बार समझा दिया, आज मैं तीसरी बार समझाता हूँ। इंटरिम डिविडेंड फॉर करंट ईयर, देखो इधर लिखा है इंटरिम डिविडेंड फॉर करंट ईयर। किधर गया? 1 अक्टूबर इंटरिम डिविडेंड फॉर करंट ईयर। चलिए 48,000। पहला इंटरिम डिविडेंड का भी मीनिंग देख लेते हैं। ये भी मैंने लास्ट ईयर पहले what exactly is meaning of the word interim dividend, ठीक है? और एक बार समझ लेते हैं। मैं इंटरिम डिविडेंड फॉर करंट ईयर की भी बात कर रहा हूँ। क्लियर? हम लोग इंटरिम डिविडेंड फॉर करंट ईयर की बात कर रहा हूँ। वही पुराना एग्जांपल मैं देता हूँ। कौन सा? वैसा डेट क्या है आज रियल लाइफ में? 7 जुलाई है ना आज, राइट? 7 जुलाई। मेरी मोबाइल में टाइम बजा है 10 मॉर्निंग का, वीडियो देखने वाले। अब मैं टू मेक द टॉपिक थोड़ा लाइट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो मुकेश अंबानी, बाबा रामदेव को बुरा नहीं लगना चाहिए। डोंट फील बैड, एनकरेज चिल्ड्रन। हमारे यंग बच्चे को एनकरेज होने दो आपके एग्जाम्पल्स। दिस इज जस्ट टू मेक द टॉपिक लाइट। ओके, क्या एग्जाम्पल है? जो ही पुराना 2 बार दिया है कि आज रात को मुकेश अंबानी को सपने में बाबा रामदेव आए थे और बाबा रामदेव ने मुकेश अंबानी को क्या बोला कि आप अपने सब शेयर होल्डर को खुश कर दो, हैप्पी कर दो, तो आपकी रिलायंस जियो चल पड़ेगी, रिलायंस रिटेल चल पड़ेगा और रिलायंस इंडस्ट्री जो ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध है वो नंबर 1 कंपनी दुनिया में हो जाएगी। आप लोग सब रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर है, बताओ आप लोग को मुकेश अंबानी खुश करना चाहता है, आप खुश कब होंगे? आप लोग शेयर होल्डर है, आप कब खुश होंगे? बोलो, जल्दी बोलो। आंसर बहुत सिंपल है। आपके जेब में कुछ माल आएगा, मतलब कुछ पैसे मिलेंगे, डिविडेंड मिलेगा तो आप खुश हो जाएंगे। सीधी बात है। तो मुकेश अंबानी जैसे ही सुबह में 6 बजे उठ गए, उन्होंने अपना ऑफिसर, सेक्रेटरी सबको ऑर्डर दिया कि आज 11 o'clock बोर्ड मीटिंग बुला दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाओ, और वो बोर्ड मीटिंग में मैं डिविडेंड पे करने वाला हूं, उसका नाम होगा इंटरिम डिविडेंड। सो व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? सुनना, वैसे रियल मीनिंग ऑफ इंटरिम डिविडेंड क्या होता है पता है? करेक्ट मीनिंग, एनी डिविडेंड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग इज ए इंटरिम डिविडेंड। एनी डिविडेंड बिटवीन 2 AGM इज ए इंटरिम डिविडेंड। मगर मुझे वो मीनिंग नहीं चाहिए, मुझे अकाउंटिंग मीनिंग चाहिए। अकाउंटिंग मीनिंग ऑफ इंटरिम डिविडेंड ये है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द करंट ईयर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। देखो अप्रैल में जून एंड 7 जुलाई, 1 अप्रैल से 7 जुलाई तक का प्रॉफिट वाज वेरी गुड, एंड वो गुड प्रॉफिट में से, करंट ईयर के अच्छे प्रॉफिट में से, अप्रैल टू 7 जुलाई के प्रॉफिट में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिविडेंड पे करना है। पावर टू पे interim dividend is with board of director. So interim dividend means dividend declared in the current year out of current year profit by the board of director. Interim dividend means dividend declared in the current year out of current year profit by the board of director. They have a power to pay.
कौन सा प्रॉफिट यूज होता है? करंट ईयर का, इसके लिए फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर टू द डेट ऑफ डिविडेंड यूज होता है। विद दैट बैकग्राउंड इधर आ जाओ, ये बैकग्राउंड के साथ आ जाओ। हमारा इंटरिम डिविडेंड पे कब किया है? हमारा इंटरिम डिविडेंड पे किया है 1 अक्टूबर में, इंटरिम डिविडेंड फॉर करंट ईयर। तो सुनिए इधर, पहले ये बताओ, हमारा जो ये 48,000 इंटरिम डिविडेंड पे 8,000 इंटरिम डिविडेंड पे किया है, हमारा जो इंटरिम डिविडेंड 48,000 पे किया है, वो कौन से डेट पर पे किया है? आंसर 1 अक्टूबर। सो कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक का प्रॉफिट यूज हुआ है? करंट ईयर का फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डिविडेंड, ये प्रॉफिट यूज हुआ है। इंटरिम डिविडेंड का जो पीरियड है करंट ईयर का, वो अप टू द डेट ऑफ पेमेंट होता है और फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होता है। लेकिन इसके बीच में हमारा 1 जुलाई तो डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाता है। तो उसका मतलब क्या? अप्रैल में जून 3 मंथ का इंटरिम डिविडेंड प्री पीरियड बोला जाता है। एंड जुलाई टू अक्टूबर कौन सा हो गया? जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ का इंटरिम डिविडेंड पोस्ट हो गया बिकॉज ऑफ माय डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई। ध्यान से देखना, प्रॉफिट जो यूज हुआ है वो 1 अप्रैल करंट ईयर टू 1 अक्टूबर। आगे मत जाना, 1 अक्टूबर, आज 1 अक्टूबर ही है। सो अप्रैल में जून 3 मंथ प्री, 3 मंथ पोस्ट। टोटल इंटरिम डिविडेंड 48,000 है, टोटल इंटरिम डिविडेंड 48 है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 मंथ प्री एंड 3 मंथ पोस्ट, interim dividend for current year, interim dividend for current year, but that current year itself is for कितने लोग को समझ में आ गया है? तो एस वर्ड टाइप करो, ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया तो एस वर्ड टाइप करो जल्दी से। 12 स्टूडेंट एस वर्ड टाइप करो जो लोग को समझ में आ गया इंटरिम डिविडेंड। वेरी गुड, वही 12 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आयुषी फास्टेस्ट है, आयुषी ये बड़ा अच्छा पढ़ती है, बाकी के लोग भी अच्छे पढ़ते हैं जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। चलो ओके, अब आगे जाता हूँ। अब हम लोग और आगे जाते हैं, रुकिए, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे और कुछ बातें करनी है। Sir, I wanted to ask one thing. जल्दी से बोलो, खत्म नहीं Sir, हुआ है। जस्ट proposed dividend क्या होता है? प्रपोस्ट, ओके, ये जो एग्जांपल है कि निकाल दिया। जब डायरेक्टर ने रेकमेंड किया था ना फाइनल डिविडेंड, याद है? अप्रैल में फाइनल डिविडेंड डायरेक्टर ने रेकमेंड किया था, सजेस्ट किया था, उसको प्रपोज वर्ड बोलते हैं, और उसका पेमेंट एजीएम में शेयर होल्डर करते हैं। यू गॉट इट? सो प्रपोज मींस फाइनल डिविडेंड रेकमेंड करना, सजेस्ट करना, प्रपोज करना। प्रपोज इज एन इंग्लिश वर्ड नाउ। पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. सो प्रपोज करना मतलब क्या? फाइनल डिविडेंड को डायरेक्टर रेकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, प्रपोज करते हैं। किसको प्रपोज करते हैं, किसको रेकमेंड करते हैं वो लोग? शेयर होल्डर्स को एजीएम के दिन पे करने के लिए। क्लियर? सो प्रपोज करने के टाइम पर कोई एंट्री नहीं है, एंट्री सीधी एजीएम में शेयर होल्डर ने अप्रूवल कर दिया तो ही होगी, वरना नहीं होगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes. अरे बोलो। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, खाली एक बार सब टोटल ले लेते हैं, अभी भी बाकी है वो स्टॉक। क्या लग रहा है? ये सब टोटल वर्ड लिखता हूं, ये सब टोटल कितना होगा? मैंने सब टोटल ये नहीं लेते तो भी चलता है, सब टोटल इसका जो टोटल होगा आपको क्या लगता है? सोच के बोलो। 10 लाख होना चाहिए। वो 10 लाख कौन सा है? खत्म नहीं हुआ, डिविडेंड भी बाकी है, सब कुछ बाकी है, बट ये 10 लाख वही 10 लाख है जो जीआरएन पीएनएल का टोटल है। अब देखिए, करो, करिए। तो ये 312 हो गया, इधर तो कुछ नहीं है, और इधर करिए। सब टोटल लेना कंपलसरी नहीं है, बट जस्ट टैली हो रहा है कि नहीं देखने के लिए, क्रॉस टैली। ये 688 हो गया, तो 688 प्लस 312 वही 10 लाख हो गया ना। कौन सा 10 लाख है मालूम है ना? कौन सा 10 लाख है? ये वाला, ठीक है, बट सब टोटल लेते नहीं है तो भी चलता है। अब कुछ और बातें बाकी है, मैं डिविडेंड को ही खत्म करता हूं, बाकी की बात करते हैं। एक लाइन प्रिंट नहीं है, बट वो डिफॉल्ट प्रिंट है।
कि जब भी होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलता है, सोच के आंसर देना, होल्डिंग कंपनी क्या एंट्री करती है? होल्डिंग कंपनी एंट्री करती है बैंक टू डिविडेंड। सो एक लाइन एक्चुअली क्वेश्चन पेपर प्रिंट करती है तो एक लो लेवल कंफ्यूजन नहीं होता है, वरना प्रॉब्लम साइलेंट होता है ना। तो एक बात याद रखना कि एक लाइन इज ऑलवेज प्रिंटेड, ऐसा एज्यूम कर लेना। आपके पास हार्ड कॉपी है तो लिख ही दो टू अवॉइड कंफ्यूजन। एग्जाम में मैं ये लाइन हमेशा प्रिंट करके देगा। क्या लाइन पता है? क्या लाइन प्रिंट करके देगा मैं एग्जाम में? कि ऑल डिविडेंड, लाइन नहीं है तो डिफॉल्ट एजम्पशन है, डिविडेंड्स आर क्रेडिटेड recorded by H Limited in its profit and loss। ये लाइन नहीं है तो आप डिफॉल्ट लाइन समझिए, मैं थियरी नोट्स में लिखाया है, बट आपके लेवल पर, एट योर अंडरग्रेड लेवल पर, टू अवॉइड कंफ्यूजन ये लाइन मैं एग्जाम में हमेशा प्रिंट करके देगा जब भी मुझे ये एडजस्टमेंट पूछनी है। तो ऑल डिविडेंड्स आर क्रेडिटेड बाय होल्डिंग इन इट्स P&L। मतलब क्या पता है? होल्डिंग को 80% डिविडेंड मिलता है, माइनॉरिटी को 20% मिलता है। ये डिविडेंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आई रिपीट, ये डिविडेंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, होल्डिंग को मिल गया है, तो होल्डिंग ने बैंक टू डिविडेंड एंट्री कर दी होगी। ये जो भी होल्डिंग का P&L है ना, उसमें वो डिविडेंड ऑलरेडी होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? किसी को, आपको कोई तकलीफ है क्या? होल्डिंग ने सभी डिविडेंड P&L में लिखा है, ऑल डिविडेंड्स आर क्रेडिटेड टू P&L। आप एडजस्टमेंट लिखी दो, ऑल डिविडेंड्स आर क्रेडिटेड बाय होल्डिंग इन इट्स P&L। ये नहीं है तो भी डिफॉल्ट एजम्पशन है। तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? होल्डिंग ने सब डिविडेंड P&L में लिखा है तो जल्दी बोलो, आपको कोई समस्या है क्या? होल्डिंग ने सभी डिविडेंड P&L में लिखा है। हाँ समस्या है या क्या? समस्या है क्या? ऑब्जेक्शन है? जल्दी बोलो। देखो, वो जो सब्सिडरी है ना, उसने दो प्रकार का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया था, एक प्री डिविडेंड और एक पोस्ट डिविडेंड। तो जो पोस्ट डिविडेंड है ना, होल्डिंग कंपनी का शेयर की बात कर रहा हूँ, 80%। पोस्ट डिविडेंड तो क्योंकि पोस्ट प्रॉफिट बाय डेफिनेशन P&L में होता है, लेकिन जो प्री डिविडेंड है, जब भी प्री प्रॉफिट यूज करके डिविडेंड मिलता है ना, तो होल्डिंग कंपनी को वो प्री डिविडेंड हमेशा इन्वेस्टमेंट में लिखना चाहिए। याद करिए, प्री प्रॉफिट तो हमेशा इन्वेस्टमेंट में जाता है। सो जब भी सब्सिडरी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, होल्डिंग को मिलता है, होल्डिंग को चेक करना होता है कि भाई मुझे जो 80% मिला है वो प्री डिविडेंड मिला है कि पोस्ट मिला है। यदि वो पोस्ट डिविडेंड है तो होल्डिंग कंपनी बैंक टू डिविडेंड P&L में लिखना सही है, मगर यदि वो प्री डिविडेंड होता है तो इन्वेस्टमेंट के सामने मैच करना होता है, वो इन्वेस्टमेंट में लिखना होता है। बट गलती से होल्डिंग ने सभी डिविडेंड P&L में लिख दिया है तो मैं क्या करना चाहिए बताइए? सभी डिविडेंड होल्डिंग ने गलती से P&L में लिखा है तो मैं क्या करूं? जल्दी से बताओ, क्या करूं? जल्दी से बताओ। P&L से माइनस करके होल्डिंग को इन्वेस्टमेंट करना है, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। हाँ, ये तो 5 लाइन छोड़ देना, तो लिखो ये पॉइंट, होल्डिंग H Limited has wrongly credited pre-dividend profit and loss account, hence rectify। क्योंकि होल्डिंग ने गड़बड़ किया तो ऑब्वियसली होल्डिंग रेक्टिफाई करेगा, होल्डिंग अपने P&L से माइनस करके इन्वेस्टमेंट में लिख देगा। ये एडजस्टमेंट आपको दिया है मैंने, 6th ऐड करो, नहीं है तो ये डिफॉल्ट एजम्पशन है कि होल्डिंग को जितना भी डिविडेंड मिलता है एज्यूम करना होल्डिंग तो P&L में ही लिखती है। अकाउंटेंट तुम्हारा जितना थोड़ी होशियार है प्री पोस्ट वाला। हाँ, यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखता है ऑल डिविडेंड करेक्टली रिकॉर्डेड बाय होल्डिंग तो कुछ नहीं करना है, तो होल्डिंग ने सही लिखा है इन्वेस्टमेंट में, बट नहीं तो फिर आप हमेशा एजम्पशन करो। सो होल्डिंग हैज रॉन्गली क्रेडिटेड प्री डिविडेंड इन P&L, हेंस रेक्टिफाई। कितना? तो बताइए, ये सब्सिडरी ने कितना प्री डिविडेंड डिक्लेयर किया, चेक करो। सब्सिडरी ने टोटल 40 एंड 48 जो दिया था उसका ब्रेकअप देखिए, ब्रेकअप होल्डिंग ने, अरे सब्सिडरी ने प्री डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है? सब्सिडरी ने टोटल प्री डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है? सब्सिडरी ने प्री डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है? 40 एंड 24। सब्सिडरी ने प्री डिविडेंड 40 एंड 24 डिक्लेयर किया है, बाकी का पोस्ट था। होल्डिंग को सब नहीं मिलता है, होल्डिंग को तो 80% ही मिलता है, 20 तो माइनॉरिटी को मिलता है। होल्डिंग में प्रॉब्लम है कि होल्डिंग ने प्री डिविडेंड P&L में लिखा था, टोटल प्री डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द सब्सिडरी 64 और उसका 80% है 51,200।
कितना है 51,200। तो होल्डिंग को ये एंट्री करनी होगी। होल्डिंग हैज रॉन्गली क्रेडिटेड प्री डिविडेंड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेंस रेक्टिफाई P&L टू इन्वेस्टमेंट। सर ये 40,000 प्लस 24,000 प्री में लिखा है, मतलब या बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट। ये प्री है, 40 भी प्री में है, 24 भी प्री में है, और ये 24 तो पोस्ट का है। पोस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोस्ट का भी 80% मुझे मिला है, बट वो सही लिखा है, P&L में लिखा है। तो गॉट माय पॉइंट? सर ये 40 प्लस 24 ये होल्डिंग का पार्ट है ना, सब्सिडरी का पार्ट नहीं है। नहीं, 40 प्लस 24 तो टोटल है। सब्सिडरी में टोटल प्री डिविडेंड है 40 प्लस 24 प्लस 24 88 हो गया ना। देखो ना, ये 40 24 टोटल 80 था ना, 88 40 एंड 48। तो ये सब्सिडरी का टोटल डिविडेंड है, टोटल। ये सब्सिडरी का टोटल ने टोटल प्री इतना दिया है, सब्सिडरी ने टोटल पोस्ट इतना दिया है, तो होल्डिंग को दोनों में से 80% मिलता है ना। तो मुझे खाली प्री को रेक्टिफाई करना है। 40 प्लस 24 64 का 80%। अभी समझ में आया? यस सर। और जो 24 का भी 80 मिला है वो सही लिखा है P&L में, उसमें गड़बड़ नहीं है। और डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, मुझे मिल गया था भूतकाल अक्टूबर 1 को, मगर गलती से होल्डिंग ने P&L में लिखा था, सो होल्डिंग इज रेक्टिफाइड। सो पोस्टिंग करो P&L डेबिट, पोस्टिंग करो P&L डेबिट। $51,200 P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बाय प्री डिविडेंड। होल्डिंग ने अपनी बुक को रेक्टिफाई कर दिया। होल्डिंग को जितना भी डिविडेंड मिला था प्री पोस्ट, होल्डिंग ने सब P&L में लिख दिया था गलती से। तो अब होल्डिंग को पता चल गया कि प्री डिविडेंड भी मैंने P&L में लिखा था, भूतकाल पास्ट टेंस जब मिला था। कितने लोग को ये एडजस्टमेंट समझ में आया? जरा लिखो तो ओके वर्ड। समझ में आया तो ओके वर्ड लिखो। ये एडजस्टमेंट समझ में आया तो ओके वर्ड लिखो। ये एडजस्टमेंट समझ में आया तो ओके वर्ड लिखो। सर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट पूरा सब्सिडरी का होता है ना? नहीं सॉरी, सब्सिडरी का होता है ना, वो तो बाकी है अभी। इट्स नॉट कंप्लीट। तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया, वापस बोलिए तुम्हारा क्वेश्चन। सर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, इसके अंदर प्रॉफिट सारा सब्सिडरी का ही तो होता है। सब्सिडरी का ही होता है ना। इनफैक्ट ये जो प्रिंटेड फिगर है ना, प्रिंटेड फिगर, सब्सिडरी का प्रिंटेड फिगर किधर गया? ये है ना, सब्सिडरी का प्रिंटेड फिगर ये है ना। इसको एनालाइज कर रहे हैं, पता है बैलेंस शीट में जो प्रिंटेड होता है उसे एनालाइज करते हैं। 4 and 6 10, देखो इधर है 4 and 6 10 मिला। अभी भी एडजस्टमेंट एक बाकी है। ये 10 का हमने एनालिसिस किया, देखो ना ये 10 है, इसमें से कितना प्री है कितना पोस्ट है, अभी कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? यू अंडरस्टैंड इट? यस सर। ओके, अभी भी एक एडजस्टमेंट बाकी है, एक एंट्री पोस्ट करना बाकी है। बोलो कौन सी? पता है सब्सिडरी ने गुड्स बेचा था, 40 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, याद आया? इधर था ना, सब्सिडरी सोल्ड गुड्स टू होल्डिंग एंड थोड़ा सा स्टॉक में। कौन सी डेट पर था ये? 1 दिसंबर। तो ये एंट्री मुझे सब्सिडरी का P&L में पोस्ट करना बाकी है ना, याद है ना? हमने डिस्कस भी तो किया था। अच्छा, मैंने ये भी बोला था ये ऊपर नहीं आएगा, ऊपर वाले पार्ट में यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जो ऑलरेडी बन गया है बैलेंस शीट, अप टू बैलेंस शीट बन गया है वहां तक ही आएगा। बैलेंस शीट के बाद की जो एडजस्टमेंट है वो नीचे करना होगा। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट $40,000। खाली मुझे ये सोच के में क्यों लिखा, प्री में क्यों नहीं, सोच के बोलो। पोस्ट में क्यों लिखा? सब्सिडरी को एंट्री करनी है ना, P&L टू स्टॉक। स्टॉक तो 40 माइनस हो गया है बैलेंस शीट में, P&L अभी लिख रहा हूं। माय क्वेश्चन इज व्हाई पोस्ट, व्हाई नॉट प्री? तो आंसर इट डिपेंड्स ऑन डेट ऑफ सेल। देखो ना, डेट ऑफ सेल December 31 है, डेट ऑफ सेल December 31 था,
1 दिसंबर है, यदि डेट ऑफ एक्विजिशन जो है ना जुलाई, उसके पहले गुड्स बेचा होता था तो प्री में लिखते थे। ये गुड्स कब बेचा है? पोस्ट पीरियड में। प्री पीरियड में बेचा होता था तो प्री कॉलम में लिखते थे। अब ये फाइनल टोटल आ गया। अब ये फाइनल टोटल कर लो एंड इसका हम 80% 20% करना है। कितने लोग को ये समझ में आया? वापस सुनिए। देखो, सब्सिडरी को एक एंट्री करना था, पीएनएल टू स्टॉक, स्टॉक तो बैलेंस शीट पे आ गया, पीएनएल डेबिट। वाई सब्सिडरी को करना था एंट्री, होल्डिंग को क्यों नहीं करना था? जिसने प्रॉफिट कमाया है वो करता है, जो आदमी ने गुड्स बेचा है, जिसने प्रॉफिट कमाया होता है ना, वो ये एंट्री करता है, तो सब्सिडरी करती है। पोस्ट में क्यों लिखा? क्योंकि डेट ऑफ सेल पोस्ट पीरियड में, इसके लिए हम पोस्ट में लिखते हैं। डेट ऑफ सेल प्री पीरियड की होती थी तो मैं प्री में लिखता था। अब मेरा फाइनल प्रॉफिट आ गया। अब आप डिवाइड कर दीजिए, होल्डिंग 80% एंड माइनॉरिटी 20%। होल्डिंग 80%, माइनॉरिटी 20%। कितने लोग को ये स्टॉक वाली बात समझ में आ गया? तो एस वर्ड टाइप करो, एस माने समझा। स्टॉक वाली बात, ये 40 माइनस पोस्ट वाली बात समझ में आ गया तो 12, ऑल 12 सब समझता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए अब डिवाइड करिए, प्रॉब्लम ऐसे खत्म हो गया है। 688 को डिवाइड करो 20%, 6,88,000 को डिवाइड करो 80%, कितना है वो? 5,50,400, 20%, 137,600। जीआर तो कुछ नहीं है। 272 को भी डिवाइड कर दो 80%, 217, 54,400। चलिए 554,400 प्री प्रॉफिट, होल्डिंग का प्री। होल्डिंग का प्री बोलो, मैं कहाँ लिखूं? होल्डिंग का प्री बाय प्री पीएनएल। होल्डिंग का प्री, होल्डिंग का प्री 550,400। होल्डिंग का पोस्ट 217,600। होल्डिंग का पोस्ट 217,600, 217,600। कंसोलिडेटेड पीएनएल सब्सिडरी से आया। वो तो टोटल कर दो, 137,600 प्लस 54,400, 192, 192, 192, 137,600, 137,600 प्लस 54,400। ब्रेकअप नहीं देते तो भी चलता है। बस हो गया, पूरा प्रॉब्लम खत्म हो गया अभी मेरा। द एंटायर सम इज ओवर। आपको ये सॉल्यूशन अभी आज ही लेक्चर के बाद एक बार गो थ्रू करना है, सॉल्यूशन गो थ्रू करना है, क्वेश्चन गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। आज ही करना है ये सब। चलो टोटल करें। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलो, कैपिटल रिजर्व निकालो, कितना आ रहा है? कैपिटल रिजर्व निकालो, कितना हो रहा है? कैपिटल रिजर्व निकालो, कितना आ रहा है? $2,01,600। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वेरी राइट, वेरी नाइस। ओके, कंसोलिडेटेड जीआर तो सेम है,
माइनॉरिटी निकालो, $3,92,000। $392। Consolidated P&L, $14,66,400. Check cover, is that right? तीनों figure. Capital reserve 2,01,600. 392 minority interest, GR no change. Here 14,66,400. Is that right? Yes. Okay. So capital reserve 2,01,600. Capital reserve 2,01,600. रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां से लाए? वर्किंग नंबर 1 से। वर्किंग नंबर 1 से रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में 2,01,600। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3,92,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट 392। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में 392। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में 392। फिर consolidated GR 15 lakh, consolidated GR 15 lakh, consolidated GR 15 lakh, and consolidated P&L 1466,400, 1466,400, 1466,400. बस हो गया, टोटल मार दो। Consolidated GR, consolidated P&L, capital reserve, minority interest, total the balance sheet. ये हो गया रिजर्व सरप्लस 31,68,000। $31,68,000। बैलेंस शीट टोटल मारिए। $76,60,000। $76,60,000 बैलेंस शीट टोटल। चेक कर लो, आपकी फुल बैलेंस शीट भी चेक कर लो, नोट्स टू अकाउंट्स भी चेक कर लो। पता है ना, चैप्टर इंटरमीडिएट सीए में है, फाइनल सीए में है, सीएमए में है, एमबीए में भी है, सीएफए में भी है, एमकॉम में भी है, एंड बीकॉम में नहीं है। नोवेल कोई यूनिवर्सिटी में बीकॉम में नहीं है, बट बीकॉम ऑनर्स में है। चलिए, एनी क्वेश्चन? मैं जब रिपीट कर दूं, ये हमने पूरा फंडा कैसे स्टार्ट किया था क्वेश्चन?
अरे ये क्या हो गया, ये क्या चक्कर है मेरा टीम का, समझता नहीं है मेरे को तो। क्यों ऐसा फ्रीज हो गया? फ्रीज क्यों हो गया मेरा स्क्रीन? यार ये क्या चक्कर है आज? आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? अरे तुम्हारा दोनों का फोटो बंद कर दो जरा, वीडियो कैमरा। दो जन ने जो कैमरा चालू किया बंद कर दो जरा। मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ये दो जन ने कैमरा चालू किया उसको बोलो बंद। चालू है ना किसका? दो जन का? नहीं सर, आपका ही चालू है। अरे यार मेरा खुद का आउट हो गया, समझ नहीं रहा है क्या हो गया है, दोनों फ्रीज हो गया, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है। अरे यार कैसे करूं? कैसे करूं मैं? स्क्रीन फ्रीज हो गया है। एक काम करता हूँ, जैसे मैं कुछ करता हूँ, इधर से जुगाड़ करता हूँ। ये भी फ्रीज हो गया। एक मिनट। हाँ अभी मैं इधर से मोबाइल से बात करता हूँ। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? अरे यार मैं एक काम करता हूँ, टीम छोड़ के आता हूँ। चलो ना। हेलो हेलो, मैं स्क्रीन Yes, sir. मैं वापस से करता हूँ। एक मिनट। हाँ आई जस्ट वेट। पता नहीं कैसे हो गया ये। क्या आप लोग आ गए? अभी यार कैमरा का क्या चक्कर है अभी? क्या आप सर लोग? आपका ऑन है, बाकी किसी का ऑन नहीं है। अभी मैं आ गया। यस सर। चलो गुड। यार एक मिनट। हाँ तो मुझे वन नोट स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। ये वन नोट कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये भी एक लफड़ा वाला है यार कुछ भी। चलो सब कुछ आ गया। हैप्पी एंडिंग। ये कौन सा है मेरा अपना? हे भगवान, अपना डिवीजन बताओ। ए है ना? यस सर। यस सर। कौन सा समय अपना? 9। 9। नंबर बताओ ना। 9 ना? हाँ आ गया सब कुछ। ये बस परेशान किया ना मशीन ने आज। इज दैट क्लियर? क्या एक बार वापस से सीखे ये कैसे किया हमने पूरा टॉपिक अभी अभी? ठीक यस है सर। चलिए।
मैं क्वेश्चन 9 वापस एक बार बताता हूं। पहला तो मैंने क्वेश्चन रीड किया, ठीक है, नॉर्मल प्रॉब्लम रीड किया। एडजस्टमेंट 1 डेट ऑफ एक्विजिशन है, नंबर 2 डिविडेंड है, नंबर 3 इंटरकंपनी स्टॉक सेल है, 4 एंड 5 डेटा क्रेडिटर है, नंबर 6 डिविडेंड है, ठीक है। फिर सम कैसे स्टार्ट करना बताओ, सम स्टार्ट कैसे करना क्वेश्चन पढ़ने के बाद? सबसे पहला चेक करने का होल्डिंग कंपनी कितना परसेंट ओनर है। तो पता चला 1 जुलाई में होल्डिंग कंपनी अक्वायर्ड 80% शेयर्स एंड 20% माइनॉरिटी के पास है। क्लियर? ठीक है। फिर क्या करने का, फिर अबनॉर्मल गेन अबनॉर्मल लॉस डिविडेंड को हाथ नहीं लगाने का, रखने का। तो बोलो ये एडजस्टमेंट समझू कैसे? 1 दिसंबर सब्सिडरी ने गुड्स बेचा था 120 का, सेल प्राइस 2 लाख है, मतलब टोटल प्रॉफिट 80, बट होल्डिंग के पास हाफ गुड्स अनसोल्ड है। तो जो अनसोल्ड गुड्स होता है ना, टू दैट एक्सटेंट प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। सो टोटल प्रॉफिट 80 है, हाफ अनसोल्ड में कितना है? 40। तो कौन एंट्री करेगा? एंट्री कौन करेगा? जिसने गुड्स बेचा है, प्रॉफिट कमाया, वो एंट्री करता है। मैंने एंट्री करके रख दिया कि माय स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 40। इसकी पोस्टिंग स्टॉक से बैलेंस शीट से लेस होगी, और क्योंकि ये सब्सिडरी का है तो प्री पोस्ट में आएगा। होल्डिंग भी बेच सकता था, सपोज होल्डिंग ने बेचा होता था ना, तो होल्डिंग ये एंट्री करता था, तो होल्डिंग तो फिर पीएनएल इधर ही, होल्डिंग का पीएनएल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। फिर डेटा क्रेडिटर 1 लाख ड्यू फ्रॉम होल्डिंग, होल्डिंग का क्रेडिटर, तो फिर एक ही एंट्री है, कौन किसको बेचता है वो भी देखना नहीं है, क्रेडिटर टू डेटर, ये तो सीधा बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, फिर डिविडेंड की बात नहीं करते। फिर हमने सम स्टार्ट किया, फिर हमने नॉर्मल सम स्टार्ट किया। जब हमने सम स्टार्ट किया तो पता है क्रेडिटर से इंटरकंपनी माइनस किया था, डेटर से भी इंटरकंपनी माइनस किया था, एंड स्टॉक से भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस किया था। ठीक है, इतना करने के बाद हम एनालिसिस, बैलेंस, करंट ईयर वगैरह, ये सब हमने एज यूजुअल कर दिया था। डिविडेंड के बारे में याद रखना, एडजस्टमेंट में दिया है कि ऑल डिविडेंड होल्डिंग कंपनी ने पीएनएल में लिखा था। अब प्रॉब्लम है कि होल्डिंग कंपनी को कुछ प्री डिविडेंड भी अपना शेयर मिला है, वो पीएनएल में नहीं लिख सकते, तो होल्डिंग ने रेक्टिफाई कर दिया था पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सब्सिडरी का है तो वो यहाँ आएगा, ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये अप टू 31 मार्च के बाद की जो भी एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट तो बाद में होता है ना, वो तो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट देते हैं। तो ये तो अप टू 31 मार्च जितना ट्रांजेक्शन ऑलरेडी लीक गया है, हो गया था, वही इधर आएगा। एंड फिर हमने सम खत्म किया। क्लियर? अभी 44 है, कितना मिनट का टाइम बाकी है? कितना मिनट का टाइम बाकी है? 10 मिनट्स, ठीक है। तो क्या हम लोग एक सम डिस्कस कर दें? अरे सर 10 मिनट ही तो बाकी है सर, न्याय 10 हम बहुत वैसे ज्यादा भी है भूल ना? जाएंगे सर, हाँ, नहीं मैं कुछ वैसे करता भी नहीं। भूल जाएंगे सर। अरे मैं कुछ नहीं करता हूँ, आपको ये एक पीएनएल एनालिसिस करवा दूं कि मूड नहीं है? सर अभी नेक्स्ट